यह ताज पहने वाली लड़की रूस के एक बड़े थिएटर की टॉप डांसर है। अपने सुंदर और आकर्षक फिगर के साथ हर दिन उसके कई अमीर और ताकतवर प्रशंसक होते हैं, लेकिन डोमिनिका नाम की यह लड़की सिर्फ डांस पर ही ध्यान देती है क्योंकि उसकी मां की टांग घायल है। डोमिनिका ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी करियर की ऊंचाइयों को बनाए रखने के लिए मजबूर है ताकि थिएटर से मुफ्त फिजियोथेरेपी और रहने की सुविधा मिलती रहे। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। जब डोमिनिका आम तौर पर मंच पर नाच रही थी, तभी उसकी सबसे बड़ी दुस्वप्न सच्ची हो गई। उसकी टांग गलती से किसी ने कदम मारकर तोड़ दी। डोमिनिका के डांस पार्टनर थे। जब डोमिनिका अपनी आंखें खोली तो वह एक अस्पताल के बेड पर थी। उसकी टांग में धातु के पिन लगे हुए थे, जिससे पता चलता था कि उसकी अभी-अभी सर्जरी हुई थी। डोमिनिका समझ गई कि अब उसका डांसिंग करियर खत्म हो चुका है। 3 महीने बाद डोमिनिका को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वह खुद चल भी सकने लगी। जब वह घर वापस आई तो उसने पाया कि घर में एक आदमी था, उसका चाचा इवान, जो उन्हें देखने आए थे। चाचा इवान इंटेलिजेंस एजेंसी के डिप्टी डायरेक्टर थे और अपने व्यस्त काम की वजह से वे बहुत कम ही मिलने आते थे। जब डोमिनिका ने चाचा के लिए चाय बनाई तो उन्होंने प्रस्ताव दिया कि काम में उसकी मदद की और एक दस्तावेज छोड़ गया। इवान के जाने के बाद डोमिनिका अपने कमरे में वापस गई ताकि दस्तावेज देख सके। वहाँ उसे एक टेप रिकॉर्डर और कई तस्वीरें मिली। टेप रिकॉर्डर में उसके मेल डांस पार्टनर और एक दूसरी महिला डांसर के बीच की बातचीत रिकॉर्ड थी। पता चला कि दूसरी महिला डांसर डोमिनिका की जगह चाहती थी और उसने अपने डांस पार्टनर को बहकाकर उसकी टांग तोड़ने की योजना बनाई थी ताकि डोमिनिका की जगह ले सके। गुस्से में डोमिनिका थिएटर की तरफ दौड़ी और बाथरूम में उस जोड़े को पकड़ लिया। फिर उसने लाठी से हमला कर दिया। डोमिनिका फिर वो घबराकर थिएटर से बाहर निकलती है और एम्बुलेंस बुलाती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं किसी की जान न चली जाए। इसके बाद वह घर लौटती है और अपनी माँ को जमीन पर दर्द से तड़पते पाती है। पता चलता है कि कंजर्वेटरी ने पेमेंट रोक दी है, इसलिए माँ की देखभाल करने वाली नानी अब काम पर नहीं आती। माँ की देखभाल करने और शहर में रहने के लिए डोमिनिका ने अपने चाचा इवान से मदद मांगने का फैसला किया, लेकिन इवान, जो रूसी खुफिया एजेंसी में चालाक आदमी है, किसी की मदद नहीं करता। चाहे वो अपनी ही भतीजी हो, भीख मांगने से पहले उसे उस आदमी का फायदा करना था। इवान ने डोमिनिका से कहा कि शुक्रवार रात 9 बजे एक बड़े होटल में जाना, नहाना, पहले से तैयार किया हुआ कपड़ा पहनना और बार के लॉबी में सबसे आकर्षक जगह पर बैठ जाना ताकि टाइकून दिमित्री का ध्यान आकर्षित हो। उससे बात शुरू करनी थी और फिर साथ में होटल के कमरे में जाना था। उसकी बेरुखी का फायदा उठाकर फोन बदलना था, लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ गया क्योंकि दिमित्री उसके साथ बहुत कट्टर था। जैसे ही वो कुछ गलत करने वाला था, तभी एक हत्यारा आ धमका। हेलमेट पहनकर कोई उसके पीछे आया और तार से दिमित्री को घुटनों से दबा दिया। डोमिनिका डरा गई और बस चुपचाप उस हत्यारे के कहे अनुसार चलती रही। उसने साइलेंसर लगी बंदूक से दरवाजे की ताले को मारा और डोमिनिका को लेकर नीचे गैरेज में गया। बॉडीगार्ड से निपटने के बाद वो उसे मोटरसाइकिल पर लेकर होटल के एक छुपे हुए कमरे में ले गया। हत्यारे ने हेलमेट उतारा और अपना असली चेहरा दिखाया। इसी वक्त इवान भी कमरे में आया। इवान बिल्कुल बदल चुका था, बिल्कुल ठंडा और बेरहम बन चुका था। कहा कि क्योंकि डोमिनिका ने असैसिन को सक्रिय देख लिया था और उसका चेहरा भी, उसके पास 2 ही विकल्प थे, या तो उसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए और वो रूस की जासूस बन जाए, या फिर उसकी जान चली जाए। अभी के लिए जाहिर सी बात है कि डोमिनिका के पास पहला विकल्प ही था। ट्रेनिंग पर जाने से पहले वो अपने घर गई माँ से विदाई लेने, जिन्होंने उसे सिर्फ एक ही अहम सलाह दी, चाचा इवान, खुद की हिफाजत करना और अपने सारे बचने के रास्ते बंद मत करना। जो कार डोमिनिका को लेने आई थी, वो बर्फ से ढके हाईवे पर चल रही थी और उसे ये अच्छी तरह पता था। उस यात्रा के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा और वह कभी डोमिनिका वापस नहीं लौट सकेगी। उसे रूस के साइबेरिया में एक सख्त ठंडी जगह पर गुप्त सैन्य स्कूल नंबर 4 में ले जाया गया। पहली बार मिलने वाली महिला प्रशिक्षक ने उसे स्कूल के नियमों की एक प्रति दी। किसी भी हालत में उसे अपना असली नाम या कोई भी व्यक्तिगत जानकारी किसी को नहीं बतानी थी। स्कूल में सभी छात्रों को गोरैया कहा जाता था और वे सभी युवा लड़के और लड़कियां थे जो देश के अलग अलग हिस्सों से भेजे गए थे। मुख्य पाठों में से एक था कैसे विरोधी की कमजोरियों को ढूंढना। महिला प्रशिक्षिका के बोलना खत्म होते ही उसने डोमिनिका और एक और पुरुष छात्र को बुलाया और पूरे क्लास के सामने नंगे होने को कहा।
डोमिनिका ने महिला प्रशिक्षिका को भरोसे के साथ नहीं देखा, लेकिन महिला प्रशिक्षिका ने कहा कि जब से वे पैदा हुए हैं, उनका शरीर देश का है और देश की सेवा के लिए उन्हें अपनी गरिमा और नैतिकता को भूल जाना होगा। अपनी गरिमा भूलने के अलावा डोमिनिका ने कई तरह के हुनर भी सीखे, जैसे कि शूटिंग, ताले तोड़ना और ट्रैकिंग, बिल्कुल वैसे जैसे उसके चाचा इवान ने कहा था। डोमिनिका जैसे कि जासूसी के लिए जन्मी ही थी। हर विषय में वो बेहतरीन थी, लेकिन हमेशा दूसरों से कुछ ज्यादा ही अच्छा होने की वजह से लोग उससे जलते और ईर्ष्या करते थे। एक दिन जब डोमिनिका नहा रही थी, तभी एक नग्न लड़का अचानक उसे दीवार से टकरा दिया। ये लड़का डोमिनिका से काफी समय से नाखुश था और नीच तरीकों से उसे जीना चाहता था, पर डोमिनिका आसानी से मानी नहीं। उसने स्टील का स्क्वीजर पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। इस घटना के बाद हेडमास्टर ने डोमिनिका को अपने ऑफिस में बुलाया, लेकिन अजीब बात यह हुई कि उसने उसे उसकी सहपाठी को मारने के लिए दोषी नहीं ठहराया। हालांकि महिला शिक्षक ने इसे क्लास में छोड़ दिया। उसने डोमिनिका को बुलाया और फिर उस लड़के को भी जो हार गया था। उसने डोमिनिका से कहा कि उसे वही दो जो वो सच में चाहता था। लड़के ने डोमिनिका से कहा कि वो मुड़ जाए, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने सीधे उसकी सामने अपने सारे कपड़े उतार दिए। डोमिनिका को इतनी बेबाक देख लड़का उसकी इच्छा खो बैठा, पैंट पहनी और हार मानकर वहाँ से चला गया। असल में डोमिनिका, उसने देखा कि ये लड़का असल में ताकत चाहता था। हेडमास्टर को लगा कि ये छात्र दूसरों के दिमाग पढ़ने की कला में माहिर हो गया है, इसलिए उसने उसे ग्रेजुएट होने दिया और वापस रूस भेज दिया। जैसे ही डोमिनिका घर लौटी, इवान ने फोन किया। फिर डोमिनिका एक रेस्टोरेंट में इवान से मिलने गई। उसने उसे पहली मिशन दी। कुछ महीने पहले नाश, जो कि अमेरिका में सीआईए का जासूस था, रूस के एक पार्क में अपने सूत्र से गुप्त रूप से मिला था ताकि इंटेलिजेंस का आदान प्रदान कर सके। इसी दौरान एक पुलिस गश्ती कार वहां से गुजरी और सूत्र को पुलिस द्वारा रोका गया। नैश ने सीधे अपनी पिस्तौल निकाली और पुलिस का ध्यान खींचने के लिए कई फायर किए। इसी वजह से वह सूत्रधार को बचाने में कामयाब रहा। नैश सीधे अमेरिकी दूतावास की तरफ भागा और वहां सुरक्षित पहुंच गया। इसके बाद नैश कुछ समय के लिए अमेरिका वापस चला गया, लेकिन अब रूसी सुरक्षा एजेंसी को पता चला कि वह बुडापेस्ट, यूरोप में है। यह जानने के लिए कि सूत्रधार कौन था, इवान ने डोमिनिका को नैश के पास भेजने का फैसला किया। डोमिनिका जासूस बनना नहीं चाहती थी, लेकिन इवान ने वादा किया कि अगर वह ये मिशन पूरा कर लेगी तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। कोई और चारा न देखकर डोमिनिका को बुडापेस्ट जाना पड़ा। उसे रूसी सिक्योरिटी ब्यूरो की बिल्डिंग में रुकना था। उसकी रूममेट मार्टा थी, जो कई सालों से यहाँ काम कर रही एक सीनियर जासूस थी। मार्टा ने डोमिनिका को बताया कि यहाँ का स्टेशन चीफ एक बूढ़ा बदतमीज आदमी है, इसलिए जब भी उससे मिले तो संभल कर रहे। जैसा मार्टा ने कहा था वो सही निकला। उसने डोमिनिका को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं और वो मौका ढूंढने लगा करीब जाने का। लेकिन डोमिनिका को ऐसे बदतमीजों की परवाह नहीं थी। उसने पहले से ही समझ लिया था। दस्तावेजों में जानकारी मिली कि नाश रोजाना तैरना पसंद करता था, तो डोमिनिका चुपके से पूरे दिन उसे स्विमिंग पूल से फॉलो करती रही। शाम को उसने अपने बाल ब्लॉन्ड कलर कर लिए। अगले दिन वह उसी स्विमिंग पूल में कार के लिए रजिस्ट्रेशन कराने गई। जब पर्सनल जानकारी भर रही थी तो डोमिनिका थोड़ी देर हिचकिचाई और आखिर में फर्जी नाम वाला फॉर्म फाड़ दिया। फिर उसने अपना असली नाम लिखा, जो कि अपने असली पहचान का पता देना था सामने वाले को। फिर डोमिनिका ने सेक्सी स्विमसूट पहनकर नाश के सामने से सिर्फ गुजरती हुई नजर आई। जाने अनजाने उसकी तरफ ध्यान खींच रही थी, और जब वो स्विमिंग पूल से जा रही थी, नाश ने अचानक उसे वापस बुला लिया। नाश को कल से ही उसकी मौजूदगी का पता था और उसने देखा कि उसने अपने बाल रंगे हैं। इससे पता चलता था कि डोमिनिका जानबूझकर उसके करीब आ ही थी। ये सुनकर डोमिनिका थोड़ी घबराई हुई बस में बैठी, लेकिन जैसे ही बस चली उसका चेहरा मुस्कुराने लगा। अगले दिन डोमिनिका वैसे ही स्विमिंग पूल गई, लेकिन नाश कहीं नजर नहीं आया। जब वो वापस गई तो स्टाफ के पास चाबी नहीं थी। उसकी जानकारी पता करने पर पता चला कि उसकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म नाश ने चुरा ली थी, जिसने डोमिनिका की असली जानकारी खोज निकाली थी। फिर उसने ये रिपोर्ट अपने सीनियर्स को दी, जिन्हें पता चला कि वह पहले एक डांसर थी और सबसे बड़ी बात ये कि वह रूसी सुरक्षा एजेंसी के उपनिदेशक की पोती थी। साथ ही नाश को लगा कि इस महिला ने अपना असली नाम इस्तेमाल किया है, जिसके पीछे कुछ छुपे हुए कारण जरूर होंगे। कई वजहों से उसने ये फैसला किया कि देखेगा कि क्या वो इस महिला को जीत सकता है।
अगले दिन एक इंटरनेशनल वाइन रिसेप्शन में नाश डोमिनिका से फिर मिली और जब उन्हें एक दूसरे की पहचान पता चली तो वे बिना किसी झिझक के बात करने लगे। नैश ने साफ कर दिया कि वह उससे दोस्ती करना चाहता है, तो उन्होंने अगली रात साथ खाना खाने का फैसला किया। उसी रात डोमिनिका घर लौटी और देखा कि मार्टा कमरा में नहीं थी। उसने छुपकर कमरा खोजा और आखिरकार दीवार के कोने में पड़े एक तेल वाले कागज के थैले में ढेर सारी मार्टा और एक अमेरिकी महिला की करीब से ली गई तस्वीरें मिली। एक डायरी में लिखा था कि वह महिला स्टाफ की प्रमुख थी। अमेरिकी सीनेट में इस वक्त डोमिनिका ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। जब मार लौटा तब उसने अभी भी डायरी के कुछ और पन्ने पलटने का समय निकाला और पता चला कि मार्टा लंदन में इस शख्स के साथ $2,50,000 की एक इंटेलिजेंस डील करने वाली थी। तभी मार्टा अंदर आया और डोमिनिका अपने कमरे से बाहर आई। मार्टा ने उसे एक कागज दिया जो डोमिनिका का स्टेशन चीफ की उस मांग को ठुकराने वाला नोट था जिसमें वो उसके साथ सोने के लिए कह रहा था। तो ये तुच्छ आदमी सीधे रूस की सुरक्षा एजेंसी को भीख मांगने पहुंच गया कि डोमिनिका कोई प्रगति नहीं हुई थी, इसलिए अगली रात उसने नाश के साथ डिनर पर जाने का वादा तोड़ा और चुपके से नाश के घर तक उसका पीछा किया। नाश का पता जानने के बाद डोमिनिका सीधे उसके सामने जाकर करीब होने का फैसला किया। उसने कुछ नकली आंसू बहाए और नाश के घर की घंटी बजाई। वह दयनीय बनने का नाटक करने लगी। धीरे धीरे नाश के पास जाकर अपनी खूबसूरती से उसे बहकाने की कोशिश की, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि नाश उसकी चाल में नहीं आया, बल्कि उसने डोमिनिका से सच में ये सोचने को कहा कि वह वास्तव में क्या चाहती है। पहली बार उसने ऐसा एहसास किया। विफल हो गई जब वो दूसरों की सोच समझ नहीं पाई और उसने नैश से कहा कि वो अगले दिन फिर मिलेंगे। लेकिन अगले दिन डोमिनिका तैराकी इनके पास काफी देर तक इंतजार करती रही, पर नैश नहीं आया। उसके पास कोई और विकल्प न था तो उसे फिर से नैश के घर जाना पड़ा। उसने अपनी बढ़िया ताला खोलने की कला का इस्तेमाल करके नैश के कमरे का ताला खोला। उसने घर में सर्च किया लेकिन कुछ भी काम का नहीं मिला। जैसे ही वो जाने ही वाली थी, उसने गलती से टेबल पर रात के बाकी 2 गिलास वाइन देख लिए और उसने वो उठा लिया। नैश की उंगलियों के निशान वाले गिलास के साथ लौटते हुए उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि इवा आ चुका था। ये स्टेशन चीफ के चुगलखोरी का नतीजा था, क्योंकि डोमिनिका नैश के साथ कोई प्रगति नहीं कर पाई थी और उसे कोई भी उपयोगी जानकारी नहीं मिली थी। उसने घबराते हुए इवा को मार्ता के आगामी $2,50,000 के अमेरिकी डील के बारे में बताया। साथ ही झूठ बोला कि ये कुछ ऐसा है जो वह और मार्ता साथ में कर रही हैं और वह चाहती है कि इवा पहले उसे $2,50,000 दे दे। इवा समझ गया कि ये खुफिया जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है, इसलिए वह डोमिनिका को जाने दिया। जब वह जाने वाला था तभी इवान को याद आया कि उसने अपनी कोट लेना भूल गया है। डोमिनिका ने आगे आकर उसकी कोट ले आई और ऐसे में उसने गलती से इवान का पासपोर्ट देख लिया और उसमें लिखा नंबर जल्दी से याद कर लिया। इवान को विदा करते ही वह मुड़ी तो देखा मार्ता उसके सामने बंदूक लिए खड़ी थी। पता चला उनकी बातचीत किसी ने सुन ली थी। मार्ता ने डोमिनिका से पूछा कि उसने वह टारगेट क्यों लेना चाहा, जिस पर उसने 1 साल से ज्यादा वक्त गुजारा था। डोमिनिका जानती थी कि मार्ता बड़ी रकम नहीं लेकर जा सकेगी। उसके पास $2,50,000 थे, लेकिन उसने रूसी सिक्योरिटी ब्यूरो के डायरेक्टर को उस पैसे का भुगतान करने पर मजबूर कर दिया ताकि मार्ता इस डील को पूरा कर सके। मार्ता बहुत उत्सुक थी कि डोमिनिका को ये मिशन पूरा करने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालनी पड़ी। तब डोमिनिका ने बताया कि उसने इवान के तहत उस हत्यारे को देखा था और ये बात किसी से बताई नहीं जानी चाहिए। अगर ये खुल गया तो डोमिनिका को जरूर खामोश कर दिया जाएगा। लेकिन उसकी ये हरकत अप्रत्यक्ष रूप से मार्ता की जान को भी खतरे में डाल रही थी। उस तूफान के बाद डोमिनिका ट्रेन स्टेशन गई और वियना के लिए टिकट खरीदी। फिर वह चली गई। ग्लास के दरवाजे देख रही थी। डोमिनिका ने एक स्थानीय बैंक के दरवाजे पर उस जवान लड़के कर्मचारी को टारगेट किया जो काफी अनुभवहीन लग रहा था। बैंक बंद होने पर डोमिनिका नए अकाउंट के लिए जल्दी से रजिस्टर करवाने का नाटक करने लगी। दरवाजा लॉक करने वाला वही लड़का कर्मचारी था जिसे उसने टारगेट किया था। जब एक मासूम सी खूबसूरत लड़की उसे कॉफी पर बुलाकर अकाउंट रजिस्ट्रेशन की जानकारी भरने को बोली तो सामाजिक रूप से अनुभवहीन वो कर्मचारी मान गया। दूसरी तरफ मार्टो स्टेशन चीफ से मिलने चला गया। इंटेलिजेंस स्टेशन अब भी नाराज था। उसने उस रात डोमिनिका की कमजोरी उसके सामने उजागर कर दी। डोमिनिका वापस बुडापेस्ट अपने घर आई और वहाँ मार्टा को कमरे में नहीं देखा। बाथरूम का दरवाजा बंद था और पता चला कि वही हत्यारा आया था जिसने टाइकून दिमित्री की हत्या की थी।
मार्टा को बेरहमी से मार दिया गया था। उसने डोमिनिका की जान इसलिए बख्श दी क्योंकि वो इवान की पोती थी, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर किसी और को पता चला कि उसने दिमित्री को मारा है तो अगला बात जब में वही होगी। पुलिस की जांच में कोई काम की जानकारी नहीं मिली, इसलिए डोमिनिका को छोड़ दिया गया। पुलिस स्टेशन के बाहर जो आदमी उसे लेने आया था वो नाश था। पता चला कि उसे अपनी टीम से कुछ रिपोर्ट मिली थी। इन दिनों जो सबसे बड़ी खबर उसे मिली वो ये थी कि डोमिनिका रूस की तरफ से गुप्त तौर पर प्रशिक्षित स्पाई है। नाश ने सीधे डोमिनिका का सामना किया और रूस और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के ढांचे के बीच फर्क बताया। साथ ही रूस की सुरक्षा एजेंसी के बेरहम और निर्दयी रवैये की निंदा भी की जो वो अपने ही लोगों के प्रति अपनाती है। नैश उम्मीद करता था कि डोमिनिका अपनी तरफ कर देगी और CIA के लिए काम करेगी। नैश ने उससे वादा किया कि वह उसकी रक्षा करेगा जैसे उसने अपने एक गोपनीय मुखबिर की थी। यह बात सुनकर डोमिनिका थोड़ी झुकी और आखिरकार CIA के लिए काम करने को मान गई। इसलिए नैश उसे बुडापेस्ट में CIA के एक सुरक्षित ठिकाने पर लेकर गया। वहाँ 2 CIA अधिकारी उसका इंतजार कर रहे थे। सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने डोमिनिका को लाइव पॉलीग्राफ टेस्ट पर बैठाया और कई सवाल पूछे ताकि पता चल सके कि वह सच में अमेरिकी सरकार के लिए काम करना चाहती है या नहीं। लेकिन ये तरह के टेस्ट उसका असर नहीं दिखा पाए। अच्छी तरह ट्रेन हुई जासूस डोमिनिका ने टेस्ट के बाद अपनी शर्तें भी रखी। उसने कहा कि CIA को हर महीने वियना में उसके खाते में $30,000 ट्रांसफर करने होंगे। CIA को लगा कि डोमिनिका थोड़ी ज्यादा लालची है और वो बिना कोई कीमती खुफिया जानकारी दिए इतने पैसे मांग रही है। लेकिन डोमिनिका ने उन्हें जानकारी दी कि अमेरिकी सीनेट के चीफ ऑफ स्टाफ मिसाइल बेचने वाले हैं। ये खबर वहीं कमरे में मौजूद सभी लोगों को झकझोर गई। अब किसी ने भी इस रूसी महिला जासूस को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। सौदे के दिन डोमिनिका तय होटल पहुंची। लंदन के कमरे में रूस की सुरक्षा एजेंसी द्वारा तैयार किए गए $250,000 रखे गए थे और डेस्क के छिपे हुए कंपार्टमेंट में CIA का एक नकली डिस्क भी था। डोमिनिको होटल के बार में नीचे गया ताकि वह मुख्य स्टाफ के आने का इंतजार कर सके। अचानक इंटेलिजेंस स्टेशन के प्रमुख मैक्सिम यहाँ आ पहुँचे। पता चला कि वह डील को लेकर चिंतित थे और मदद के लिए जानबूझकर यहाँ आए थे। लेकिन डोमिनिको जानता था कि वह असल में इवान द्वारा भेजा गया एक खबरिया था। डोमिनिको ने मैक्सिम को पहचान लिया और गुस्से में आकर उसे कमरे में घुसा दिया। कुछ ही पल बाद चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफनी आई। डोमिनिका पहले उसके पास जाकर बैठ गई और खुद को आज की डीलर के तौर पर पेश किया। स्टीफनी ने देखा कि ये मार्टा नहीं है तो सतर्क हो गई और होटल छोड़ने ही वाली थी। लेकिन डोमिनिका ने अच्छी तरह से अपने सामने वाले आ पता लगाया था। उसे पता था कि स्टीफनी पैसों के लिए कितना मजबूर है, इसलिए उसने स्टीफनी को अपने साथ ट्रांजैक्शन रूम जाने के लिए मना लिया। पैसे से भरा हुआ बैग देखकर स्टीफनी अब शक करने की सोच भी नहीं रही थी। उसने डोमिनिका को वो डिस्क दे दी जिसमें जानकारी थी। डोमिनिका डेस्क के नीचे छुपे हुए सीक्रेट कंपार्टमेंट को खोलने गई। वो डिस्क बदलने लगी, लेकिन ये काम थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा था, जिससे मैक्सिम को शक होने लगा। CIA की वो कर्मचारी जो अगले कमरे में छुपकर देख रही थी अब और इंतजार नहीं कर पाई और वो भागती हुई डोमिनिका के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी। ऐसा करके उसने मैक्सिम को बाहर निकालवा दिया। वो खुद को होटल मैनेजर बताकर ग्राहक की प्रतिक्रिया मांगने लगी। इस चाल के चलते डोमिनिका के पास काम खत्म करने का और टाइम आ गया। आखिरकार उसने डिस्क स्विच करने में कामयाबी हासिल कर ली। डोमिनिका ने डील पूरा कर लिया। स्टीफानी के साथ थी और जाने से पहले उसने कहा था कि 1 घंटे में निकल जाना। लेकिन जैसे ही डोमिनिका चली गई, स्टीफानी तुरंत पैसे से भरा बैग लेकर होटल से निकल पड़ी। ट्रैफिक लाइट के इंतजार में उसने सिगरेट जलाई, तब अचानक उसने देखा कि दोनों तरफ CIA के एजेंट उसे फॉलो कर रहे हैं। स्टीफानी घबरा गई और पैसे वाला बैग कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर वो गली पार करते हुए लड़खड़ा गई और अचानक एक ट्रक की टक्कर लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। ये सब अप्रत्याशित घटना रूसी सुरक्षा एजेंसी ने भी देख ली। होटल के दरवाजे पर खड़ा स्टाफ जल्दी से आवाज लगाकर रिपोर्ट देने लगा। मैक्सिम ने कॉल लिया और तुरंत ड्राइवर को हवाई अड्डे सीधे जाने के लिए कह दिया। उसने डोमिनिका से कहा कि रूसी सुरक्षा एजेंसी के डायरेक्टर उन्हें बधाई देना चाहते हैं, इसलिए उसने तुरंत मॉस्को लौटने का फैसला किया। फिर उसने डोमिनिका का पैर और पासपोर्ट मांगा। वो खतरे का आभास कर गई, लेकिन इस वक्त वह बस शांत बने रहने का नाटक कर सकती थी। इसी बीच नैश ने होटल से चेक आउट कर लिया था और निकलने ही वाला था कि उसे कॉल आया।
स्टेफनी के कार से टकराकर मरने की खबर सुनते ही नैश को पता था कि ये मामला डोमिनिका की जिंदगी पर बड़ा असर डालेगा। वो जल्दी से एयरपोर्ट की तरफ भागा, उम्मीद थी कि उसे बचा सके। एयरपोर्ट पर उसने डोमिनिका को वेटिंग एरिया में दाखिल होने के लिए लाइन में खड़ा पाया। डोमिनिका ने पीछे मुड़कर नैश को देखा, लेकिन उसने सिर हिलाकर उसको आगाह किया कि जल्दबाजी मत कर। नैश बस पूरी तरह से बेबस था, क्योंकि उसे पता था कि डोमिनिका का सफर शायद खतरनाक हो। फिर वो रूस के सिक्योरिटी मुख्यालय लौटा, जहां एक इंटरोगेटर था। डोमिनिका से पूछा गया कि क्या उसने अमेरिकियों को जानकारी लीक की है। डोमिनिका बेशक कभी कबूल नहीं करती, चाहे उसे मार मार के मौत क्यों न दे दी जाए। उसकी जिद देखकर इवान ने सीधे आदेश दिया कि उसकी पोती पर यातना की जाए। डोमिनिका को नंगा करके एक सेल में बंद कर दिया गया। उस पर लगातार ठंडा पानी गिराया जाता रहा। फिर उसे फिर से पूछताछ के कमरे में ले जाया गया। सवाल वही था, लेकिन डोमिनिका फिर भी कबूल नहीं करती थी। इस बार उसे बेहद दर्दनाक पिटाई सहनी पड़ी। फिर उन्हें डोमिनिका को एक चीज दिखाई गई। वीडियो में मैक्सिम, जो उसके साथ वापस आया था, उसे फांसी दी जा चुकी थी। पूछताछ करने वाले ने उसके पीछे से एक बंदूक निकाली और आखिरी बार सवाल किया, लेकिन डोमिनिका ने अभी भी मानने से इनकार कर दिया। ट्रिगर दबाया गया, लेकिन बंदूक में कोई गोलियां नहीं थी। तभी इवान डोमिनिका के सामने आ गया और उससे सच बताने को कहा, लेकिन डोमिनिका ने कहा कि उसने जो कुछ भी किया वो मिशन पूरा करने के लिए था। उसने अमेरिकी लोगों का भरोसा जीतने और आखिरकार इन्फॉर्मेंट की जानकारी हासिल करने के लिए ही ऐसा किया था। इवान इसे नजरअंदाज नहीं कर सका, क्योंकि ऐसा ही स्पैरो करता। मिशन पूरा करने के लिए जो कुछ भी जरूरी था वो सब सामान्य था। उसके दयनीय और मासूम भतीजी इवान को देखकर धीरे धीरे दिल पिघलने लगा, इसलिए डोमिनिका को अस्थायी तौर पर छोड़ दिया गया। जब इवान ने डायरेक्टर को हालात बताई तो डायरेक्टर और हेडमास्टर दोनों को लगा कि डोमिनिका इवान को धोखा दे रही है। इससे इवान पर दबाव बढ़ गया और उसने कहा कि अगर उसे डोमिनिका की बेवफाई का सबूत मिला तो वह खुद ही उसे खत्म कर देगा। इस बीच डोमिनिका बुडापेस्ट लौट आई और नास के पास वापस चली गई। उसे पता था कि नास मुखबिर का नाम कभी उजागर नहीं करेगा। आखिर में तो वो मर ही जाएगी। डोमिनिका सुरक्षा की सोच रही थी और उसने ज्यादा पैसे मांगे। उसे अपने विक्ट्रिया के खाते में $2,50,000 ट्रांसफर करवाने थे। नाश ने उसकी सारी मांगे मान ली। आखिर में नाश इस रशियन लड़की के आगे हार गया। जो होना था वाकई हो गया। जब डोमिनिका बिस्तर पर उठी तो नाश कहीं दिखा ही नहीं। जब उसने रसोई का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि एक हत्यारे ने नाश को तार से गला घोंट रहा था। डोमिनिका ने तुरंत हालात को समझ लिया और फिर वो आगे बढ़ी। नाश के हाथ बंधवाने के लिए कातिल से मदद ली। कातिल ने तार थोड़ी देर के लिए ढीली की, लेकिन फिर उसने त्वचा उतारने वाले औजारों का एक बैग निकाला, जो अस्पतालों में जले हुए मरीजों की त्वचा बदलने के लिए इस्तेमाल होते थे। वह नाश को धीरे धीरे टॉर्चर करना चाहता था ताकि वह मुखबिर का नाम बता दे। डोमिनिका ने बेदिली से कातिल को नाश को तड़पाते देखा और उसने कातिल की मदद से उसे दबाए रखा। जब नाश चुप रहने पर अड़ा रहा तो डोमिनिका ने कातिल से औजार मांगा और फिर उसने कातिल की कमजोरी का फायदा उठाया। ध्यान न देते ही अचानक उस पर हमला कर दिया। पता चला कि वो बस साथ देने का नाटक कर रही थी ताकि नाश को बचाने का मौका मिल सके। इसी वक्त कातिल होश में आया और तेज चाकू से दोनों पर हमला कर दिया। दोनों मौत का इंतजार नहीं कर पाए, बल्कि पलटवार किया। डोमिनिका ने मौका पाकर कातिल की नसें काट दी और वो जमीन पर गिर पड़ा, खड़ा नहीं हो सका। ये देखकर वो जल्दी से उसके जान लेने पहुंची। जब डोमिनिका ने होश पाया तो वो अस्पताल के बिस्तर पर थी। उसकी सेहत अब चिंता की बात नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी अब दिमाग खराब करने वाली समस्या ये थी कि आगे क्या करना है। असासिन की मौत से ये साफ हो गया था कि उसने जरूर उन्हें धोखा दिया था। तभी अचानक हेडमास्टर उसके सामने आ गया। डोमिनिका ने सोचा कि वह उसे मारने आया है, लेकिन उसने बताया कि वह मुखबिर है। उसकी पत्नी को कैंसर था, लेकिन रूसी सरकार ने किसी अमेरिकी डॉक्टर को उसका ऑपरेशन करने की इजाजत नहीं दी, जिसकी वजह से उसकी पत्नी उसे बहुत जल्दी छोड़कर चली गई। यही वजह थी कि उसने उन्हें धोखा दिया, लेकिन अब वह इससे थक चुका था। उसने देखा था कि डोमिनिका में उनकी जगह लेने की पूरी क्षमता है। उसने अपनी नौकरी गंवा दी थी, इसलिए उसने सुझाव दिया कि वो उसे बेनकाब करे ताकि डोमिनिका जिंदा रह सके और उसकी जगह लेकर CIA के लिए काम कर सके। इस बड़े बदलाव की वजह से डोमिनिका ने तुरंत फैसला लिया।
उसने खुद को बुडापेस्ट पुलिस के पास सौंप दिया और माना कि उसने हत्यारे को मार दिया है। फिर उसने रूसी दूतावास से मिलने की मांग की। जब वो दूतावास पहुंची, तो उसने रूसी सुरक्षा एजेंसी के डायरेक्टर को फोन करने के लिए कहा, क्योंकि वो सीधे अंदरूनी टारगेट का नाम रिपोर्ट करना चाहती थी और इस जानकारी का इस्तेमाल उसने अपनी जान बचाने के लिए किया। डोमिनिका ने फोन पर डायरेक्टर को मोल का नाम बताया। उसी वक्त हेडमास्टर घर लौट आया और दरवाजा लॉक नहीं किया, बस सोफे पर चुपचाप बैठ गया, जैसे किसी के उसे गिरफ्तार करने का इंतजार कर रहा हो। डोमिनिका को पुलिस ने एयरपोर्ट ले जाया। सीआईए यहाँ काफी देर से इंतजार कर रही थी और नैश ने उससे निराशा भरी नजरों से देखा। ये महिला आखिरकार अपने मिशन को पूरा कर चुकी थी। तभी एक रूसी हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आया और उन्होंने जासूस को वहाँ लाया। जब नैश रूसी पक्ष से पहचान के लिए हुड हटाने को कहा गया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह हुई कि सामने आया बंदा हेडमास्टर नहीं बल्कि इवान था। इस वक्त नाश को पता चल गया कि डोमिनिका ने उन्हें धोखा दिया है, लेकिन नाश सच सामने नहीं ला सका। उन्होंने पुष्टि कर ली कि यही वो निशाना है जिसे वे एक्सचेंज करना चाहते थे। पता चला कि डोमिनिका ने निर्देशक को जो नाम बताया था वह हेडमास्टर नहीं बल्कि उसका चाचा इवान था। जब निर्देशक ने जांच के लिए लोग भेजे, तो इवान के घर से एक इस्तेमाल किया हुआ वाइन ग्लास मिला। इसके अलावा उन्होंने और भी चीजें ढूंढी। पता चला कि इवान का वियना में एक गोपनीय खाता था, जिसमें अमेरिकियों ने $2,50,000 ट्रांसफर किए थे और डोमिनिका से इवान द्वारा इकट्ठा की गई एन्क्रिप्टेड जानकारी भी वियना से आई थी। कई सबूतों ने इवान के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। उस वक्त इवान ने डोमिनिका के कान में अपनी आखिरी बात कही, फिर वह अमेरिकियों की ओर बढ़ने लगा। लेकिन रूस किसी दुराचारी को सुरक्षित जाने नहीं दे सकता था। उन्होंने पहले से ही घात लगाकर इवान के सिर में गोली मार दी। डोमिनिका को भी वापस रूस ले जाया गया और वह नई पीढ़ी की देशभक्ति हीरो बन गई। प्रधानाचार्य भी नीचे बैठा था और उसी तरह संतोष से उसकी तारीफ कर रहा था जैसे डोमिनिका ने अपने चाचा की जगह लेकर रूस की सुरक्षा एजेंसी की निदेशक बन गई हो। उसी समय वह शीर्ष डबल एजेंट स्पैरो जासूस भी बन गई थी, जो रूस और अमेरिका के बीच इस खेल को अपनी जिंदगी बचाने के लिए लगातार खेलती रही। उसे ये खेल जारी रखना था।